नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपना चैनल डीएनआर इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022-23 का जो वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका अप्लाई 27 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 30 नवंबर 2022 यानी कि 27/10/2022 से 30/11/2022 तक का इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है। तो ये 24,000 प्लस इसमें पोस्ट हैं टोटल, जिसके अंतर्गत आपका सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये इत्यादि जो पोस्टें जिसमें कांस्टेबल के पद पे अप्लाई करने का ये निकला हुआ है। तो और हालांकि जो एसएससी जीडी 2021 का जो वैकेंसी है उसका प्रोसेस में है, उसका मेडिकल हो चुका है और उसका रिजल्ट का जो भी इंतजार कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आपके बीच आने वाला है। क्योंकि अब अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एसएससी का हर वक्त समय समय पर इसका जो पैटर्न है, चाहे वो एग्जाम का पैटर्न हो चाहे वो एग्जाम निकालने का पैटर्न हो, बदली हो रहा है। तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि ये जो एसएससी जीडी 2022-23 की जो वैकेंसी आने वाला था, ये 10 दिसंबर को आने वाला था। नोटिफिकेशन में 10 दिसंबर निकला हुआ था, लेकिन वो पहले आ चुका है। तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि रिजल्ट भी आपका हो सकता है पहले आ सकता है। तो आज मैं मेन टॉपिक जो एसएससी जीडी 2022-23 की जो वैकेंसी न्यू निकली हुई है, जिसका अप्लाई 27 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक अप्लाई करने का डेट है, उसी के ऊपर विस्तार से मैं चर्चा करने वाला हूं। इसमें क्या क्या टॉपिक पे बात करूंगा कि सबसे पहले तो आपको अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करना है जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसके विषय पर चर्चा करूंगा। और सबसे मेन बात, आपका जो पोस्ट प्रिफरेंस है, आपको इसमें जो पोस्ट निकला हुआ है उसका पोस्ट कोड आपको प्रिफरेंस में भरना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या भरे, सेकंड में क्या भरे, थर्ड में क्या भरे, उसके ऊपर चर्चा करूंगा कि आपका जो पोस्ट प्रिफरेंस सबसे अच्छा कौन सा है, फिर कौन सा आप रखें। क्योंकि बहुत लोगों का ये पता नहीं चल पाता है शुरुआत में कि मेरा पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना है, और साइबर कैफे इसमें गलती कर देते हैं, जिसके कारण आपको जीवन भर पछताना पड़ जाता है कि काश मैं पोस्ट प्रेफरेंस अपना दूसरा देता। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और सीबीटी एग्ज़ाम में चाहे आपका नंबर अच्छा भी आ रहा हो, अगर आप पोस्ट खराब भर दिए हैं तो आपको वही पोस्ट मिलेगा। यानी कि जो फर्स्ट चॉइस आपने पोस्ट का दिया है वही पोस्ट आपको मिलेगा, चाहे आपका नंबर अगर ज़्यादा है तो। अगर कम है तो आपको दूसरा मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका ज़्यादा है, सपोज करिए कि आपका नंबर 80 प्लस आप ला रहे हैं और आपने पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट में बीएसएफ पे दिया है, और बीएसएफ का जो कटअप चला गया, मान लीजिए 40 या 50 पे रहता है, सपोज कीजिए 50 पे रहता है और आपका नंबर 80 है, तो आपको बीएसएफ मिलेगा। और एसएसएफ का कट ऑफ अगर आपका 80 गया है तो भी आपको एसएसएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस पहले जो डाले हैं उसी पे आपको पोस्ट मिलेगा। तो ऐसा गलती ना करें। तो इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि आपका कौन सा पोस्ट क्या भरना है, कौन से पोस्ट का क्या काम होता है। तो विस्तार से मैं यही पर चर्चा करने वाला हूं। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों में शेयर जरूर करें। क्योंकि मैं 2018 में भी एसएससी का एग्जाम दिया था और सिलेक्ट हुआ था, मैं ज्वाइन नहीं किया था। 2021 में भी मेरा सारा प्रोसेस हो गया है और इसका भी रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि मैं खुद एक एसएससी का कैंडिडेट भी हूं और साथ में मैं एक सर्विसमैन भी हूं। तो एक सर्विसमैन जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो खास करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि एसएससी से रिलेटेड मैं टोटल इसमें आपको कंफ्यूज को दूर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप में वीडियो लेकर के आता रहूंगा। जिस तरह से 2021 का भी वीडियो मैंने बहुत सारे अपने प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, तो वहां से भी जाकर के आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें अभी से लेकर के जब तक आपका फाइनल मेरिट नहीं बन जाता तब तक मैं समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देता रहूंगा। तो आज का मैं टॉपिक शुरू करता हूं कि आज का जो मेन टॉपिक है कि आपको पोस्ट प्रिफरेंस क्या भरना है। सबसे मेन बात ये होता है, अच्छा सबसे पोस्ट प्रेफरेंस से पहले मैं आपको 2-3 चीज बात बताना चाहता हूं कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं ये एसएससी जीडी 2022-23 का फॉर्म को,
तो आप साइबर कैफे जहाँ पे आप कंप्यूटर पे अप्लाई करवा रहे हैं किसी के माध्यम से, उसके भरोसे बिल्कुल न रहें, क्योंकि वो एक छोटी सी मिस्टेक आपका लाइफ को खराब कर सकता है, यानी कि फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकता है, आपको फॉर्म इसमें परीक्षा में बैठने से मना भी हो सकता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वैकेंसी निकला हुआ है ये 10th लेवल का है। इसमें आपको ग्रेजुएशन आप बीए किए हैं, आईए किए हैं कि नहीं, इससे कोई मायने नहीं रखता। ये 10th लेवल पे है। आप 10th क्लास यानी कि मैट्रिक पास हैं कि नहीं है, यही मेन मायने रखता है। मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल पे है, चाहे बीए आप किए हो या ना हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप इसमें मेन ध्यान देने वाली बात है, आपका जो मैट्रिक में जो मार्कशीट पे और सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी आपका नाम का स्पेलिंग है, वो एक एक स्पेलिंग को आप फॉर्म भरते समय मिला करके तभी सबमिट करें, क्योंकि वहां पे आपका नाम के स्पेलिंग में कोई आपका मिसमैच में आपको गुंजाइश नहीं है। दूसरा बात, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी आपका कोई गुंजाइश नहीं होता है। तीसरा आपका है फादर्स नेम। फादर्स नेम के अंदर जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है वही चीज वहां पे डाले, चाहे आपका टाइटल में शर्मा हो, सिंह हो, यादव हो, मिश्रा है, जो आपका सर्टिफिकेट में है वही चीज डाले। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके फादर के आधार कार्ड में नाम क्या है, आपके फादर के पैन कार्ड में नाम क्या है, बाकी जो डॉक्यूमेंट में आपके फादर का नाम क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका मदर्स का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये मेन होना चाहिए। और ये जो आपका है वही चीज आप फॉर्म में भरें। बेशक आपके आधार कार्ड पे आपका नाम कुछ हो, आपके फादर का नाम कुछ हो, उससे मतलब नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको 10th क्लास से आपका नाम को मिलाया जाएगा और आपका फादर्स के नाम, आपको डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास से मिलाया जाएगा, न कि आपके आधार कार्ड से मिलाया जाएगा। आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम के समय के लिए जरूरत पड़ेगा, कि आप जब एग्जाम देने के लिए सीबीटी के लिए जब जाते हैं वहां पर जरूरत पड़ेगा। वहां पे आप हो सकता है आपके आधार कार्ड में अगर नाम गलत है तो आप दूसरा आईडी लेकर के जा सकते हैं। कोई भी एक फोटो लगा हुआ आईडी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पासबुक हो या कोई भी और भी ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी आप लेके जा सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि मेरे आधार कार्ड में नाम क्या है और मैं इसमें अप्लाई किस नाम से करूं। तो जो आपके मैट्रिक में नाम है वही नाम से आप अप्लाई करें, एक एक स्पेलिंग वही डालें, फादर के नाम का एक एक स्पेलिंग वही डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ वही डालें। आपका इंटरमीडिएट और बीए में भी अगर नाम चेंज है 10th के सर्टिफिकेट से तो उसका कोई मतलब नहीं है, उससे आप साइड कर दें। आप सिर्फ 10th को मार्कशीट को लेकर के ही अप्लाई करें। और दूसरा सबसे मेन, आप जिस डोमिसाइल के अंदर आते हैं वही डोमिसाइल भरें, यानी कि जहां के आप निवासी हैं वहीं के निवासी आप डालें। निवासी में मेन ध्यान देने वाली बात आपका 2 चीज होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, आपका स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, आपका पिन कोड चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी अगर 1-2 स्पेलिंग आपका मिस्टेक हो जाता है गांव के नाम में चाहे पोस्ट ऑफिस के नाम में, वो चल जाएगा, लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए। सपोज करिए आप मान लीजिए पटना जिला के रहने वाले हैं और आप भर दे रहे हैं अरवल जिला, जहानाबाद जिला या किसी जिला से, वो मायने नहीं रखेगा, आपको पटना जिला का ही मांगेगा। इसीलिए उसमें 2 कॉलम दिया जाता है, एक अस्थायी निवास और एक टेम्पोररी निवास, यानी कि जहां पे आप रह रहे हैं, यानी कि जिसको पोस्टल एड्रेस बोलते हैं। तो आप जहां पे रह रहे हैं अस्थायी निवास वहीं कहते हैं जहां से आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाए। कुछ लोग इसको पीआरसी बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बन जाए, वही चीज आप इसमें डालें। क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलाया जाएगा, आपका स्टेट मिलाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो आरक्षण होता है इसमें 3 कैटेगरी में आरक्षण होता है। पहला होता है जनरल एरिया, दूसरा होता है बॉर्डर एरिया और तीसरा होता है नक्सल एरिया। तो नोटिफिकेशन में आपका दिया हुआ है कि आपका नक्सल एरिया कौन सा है और बॉर्डर एरिया कौन सा है और जनरल एरिया कौन सा है। यही चीज को आप उसमें अप्लाई करें नोटिफिकेशन में पढ़ करके कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस में लग रहा है, चाहे जनरल में लग रहा है कि जनरल एरिया में लग रहा है कि नक्सल में लग रहा है कि बॉर्डर में लग रहा है। तो इस चीज का खास ध्यान दें कि आप जहां के निवासी हैं वहीं के आप इसमें एड्रेस डालें, क्योंकि जब जो एड्रेस आप डाल देंगे अभी फॉर्म भरने में, वही एड्रेस को आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उससे मिलान किया जाएगा। अगर आप उस टाइम पे
सपोज कीजिए आपने फॉर्म भरते वक्त अभी जो अप्लाई हो रहा है इसमें आपने एड्रेस कुछ डाल रखा है और आप निवास प्रमाण पत्र वहां पे कुछ दूसरा दीजिएगा, तो मिसमैच में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी अभी आप एड्रेस डालते हैं वही एड्रेस डालें जिसका आप निवास प्रमाण पत्र, जिसको मूल निवास या अस्थायी निवास या फिर पीआरसी परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दे सकें। और इसमें आपका कैटेगरी भी आप वही डालें, चाहे आप अगर जनरल से हैं तो जनरल कैटेगरी डालें, अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी डालें, अगर आप एससी से हैं तो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, और एक और ईडब्ल्यूएस जो सवर्ण के लिए 10% का आरक्षण डाला गया है उसका कैटेगरी अलग है। इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना करके मेरे प्ले लिस्ट में है कि आपका ओबीसी में कौन आएगा, क्रिमिनल लेयर में कौन आएगा, एसटी में कौन आएगा, एससी में कौन आएगा और ईडब्ल्यूएस में कौन आएगा। ये प्ले लिस्ट में मेरा वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जा करके वहां से देखें कि आपका ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं कि नहीं, आप ओबीसी में आते हैं कि नहीं। तो ये सब अगर जोड़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ये हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र। तो कैटेगरी, अच्छा सबसे मेन बात, अगर आपके पास, पहली बात तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट अभी उपलब्ध होना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, सपोज करिए आप ओबीसी से हैं, आपके पास अभी ओबीसी नहीं है, आप एससी से हैं, आप एससी का आपका पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप एसटी से हैं, आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं फॉर्म भरने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर मैं अपना बनवा लूंगा, तो आप वही कैटेगरी डाल दें जो कैटेगरी आप हैं, चाहे वो आप ओबीसी से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे एसटी से हो, जो आपका एक्चुअल कैटेगरी है वो डाल दें। क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी नहीं खोज रहा है, डॉक्यूमेंट खोजेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। हालांकि नोटिफिकेशन में ये जरूर लिखा हुआ है कि आपका जो सारा डॉक्यूमेंट अभी होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो आप इस मैटर के ऊपर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप उस टाइम का सर्टिफिकेट दिखाइए। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब समय आएगा फिजिकल के बाद, उस टाइम आपको ये जरूरत पड़ेगा, तो आप ये सोच करके ना करें। अच्छा, अब बात मैं करता हूं, आपका ये डॉक्यूमेंट का हो गया और ध्यान ये हो गया आपका। अब पोस्ट प्रिफरेंस में आपका क्या क्या आपको फर्स्ट में रखना है। तो मैं तो अगर इस पर चाहूं तो मैं 5-6 वीडियो बना सकता हूं पोस्ट प्रिफरेंस पर। एक बार मैं बीएसएफ का लेकर के आऊंगा, एक बार मैं सीआईएसएफ को लेकर के आऊंगा, एक बार मैं एसएसबी को लेकर के आऊंगा। तो मेरा मकसद ये नहीं है हम आप वीडियो डालने का और वीडियो बड़ा बनाने का। मेरा मकसद है आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना, आपको बताना, बाकी आपका स्वयं है। तो सबसे पहले मैं, हालांकि जो जितने भी जॉब हैं वो सभी जॉब अच्छे हैं, कोई जॉब खराब नहीं है। सरकारी नौकरी आजकल मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सब जॉब अच्छा है। इसमें जितने भी पोस्ट है सब पोस्ट अच्छा है, लेकिन मैं सब पोस्टों में भी आपको बेहतर क्या पोस्ट है उसके बारे में बात करूंगा। उसके बारे में मैं बात इसलिए करूंगा कि इस बार जो आप पोस्ट प्रिफरेंस डाल देंगे वो पोस्ट प्रिफरेंस आपका चेंज नहीं होगा, लास्ट तक आपका वही पोस्ट प्रिफरेंस रहेगा और वही आपको मिलेगा। सपोज कीजिए आपने फर्स्ट में डाल दिया है बीएसएफ, तो आपको चाहे आपका नंबर कितना भी ज्यादा हो, बीएसएफ का कटअप कितना भी कम चला जाए, लेकिन आपको मिलेगा तो बीएसएफ ही मिलेगा। अगर आपने सपोज करिए फर्स्ट में डाल दिया है एसएसएफ, अब एसएसएफ का कटअप हाई चला गया, यानी कि एसएसएफ का कटअप सपोज करिए 80 चला गया और आपका जो नंबर है वो 60 नंबर आ रहा है, यानी कि एसएसएफ कटअप में आप नहीं आ रहे हैं, तो आपको एसएसएफ नहीं मिल जाएगा, लेकिन 60 नंबर पे जो भी पोस्ट का कटअप होगा वो आपको जरूर मिलेगा। तो आप ये मत सोचे कि मेरा नंबर कम आएगा और मैं हाई कटअप वाला पोस्ट क्यों डाल दूं, ये नहीं होगा। लेकिन सपोज करिए अगर आपका ज्यादा नंबर आ जाता है तो आपने कम पोस्ट कटअप वाला नंबर डाल रखा है तो आपको वही मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कि इसमें सभी का काम क्या क्या है, क्योंकि सब बहुत लोग का डाउट है कि एसएसएफ क्या है और दूसरा जो एनसीबी क्या है, एआर क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण आप गलत पोस्ट प्रिफरेंस डाल देते हैं। तो पहला जो पोस्ट प्रिफरेंस आप डालें वो एसएसएफ को डालें मेरे हिसाब से, बाकी आप स्वयं समझे क्या डाल। एसएसएफ होता है सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, जो कि दिल्ली के अंदर सेक्रेटरिएट है, केंद्र शासित प्रदेश का जो भी सेक्रेटरिएट है उसके अंदर एक तरह से पुलिस का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है ये। तो ये होता है एसएसएफ और इसका परमानेंट दिल्ली में ही जॉब होता है और इसका जॉब बहुत अच्छा जॉब है। ये सिर्फ और सिर्फ
6 से 8 घंटे की ड्यूटी इसमें होती है, वो भी एक दिन के बाद एक दिन इसका ड्यूटी होता है। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है और सभी इसके पोस्ट को फर्स्ट में डालते हैं, क्योंकि एसएसएफ का जो कटअप है बहुत हाई कटअप जाता है, लगभग 80 प्लस में कटअप इसका जाता है, 70 प्लस में जाता है, अलग अलग है। और ये सेंट्रलाइज सिलेक्शन होता है, इसमें स्टेट का कोई नहीं है, इस पूरे ऑल इंडिया पे ये सिलेक्शन होता है। तो फर्स्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप फर्स्ट में एसएसएफ को डालें, क्योंकि एसएसएफ एक अच्छा जॉब है। और दूसरे में आप डालें सीआईएसएफ को। सीआईएसएफ होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि एयरपोर्ट के ऊपर, मेट्रो के ऊपर और जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं जैसे टाटा कंपनी हो गया इत्यादि जो कंपनियां हैं उसके अंदर ये सिक्योरिटी को देखता है। तो ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। आप ये भी एक अच्छा जॉब है, इसको आप सेकंड प्रायोरिटी में आप डाल सकते हैं, सेकंड चॉइस में आप डाल सकते हैं। बाकी तीसरे में आप डाल सकते हैं एसएसबी को डाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग साउथ साइड में होंगे, उनको एसएसबी में दिक्कत होगा। कुछ लोग जो होंगे आपको वेस्टर्न साइड में, उनको एसएसबी में दिक्कत होगा, क्योंकि एसएसबी का जो मेन टास्क है सीमा सुरक्षा बल ये होता है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। ये ज़्यादातर इंडिया नेपाल बॉर्डर के लिए इसको रखा गया है। तो ये आप एसएसबी को 3rd नंबर पे आप रख सकते हैं। और तीसरा फिर आ जाइए आपको आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये जो इंडियन आईटीबीपी है इसको आप 3rd पे रख सकते हैं, 4th पे रख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, बाकी सब ठीक है। और सबसे मेन एक है बीएसएफ और सीआरपीएफ, एक असम राइफल और असम रेजिमेंट, ये दो अलग अलग हैं। असम रेजिमेंट आ जाता है आर्मी के अंदर, वो डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है, आर्मी में आता है असम रेजिमेंट। और ये जो है असम राइफल है, असम राइफल होता है जो 7 सिस्टर है, यानी कि 7 प्रदेश जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला, जैसे असम और अरुणाचल, ये सब जो है इस क्षेत्र में ये इसको रखा जाता है असम राइफल को। तो ये असम राइफल का है। और ये इसका पोस्टिंग ज़्यादातर 7 सिस्टर जो स्टेट हैं उसमें रखा गया है। और उसके बाद सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये तो ऑल इंडिया में है, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि क्या इसका ड्यूटी है। और एक है एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये अभी ये जोड़ा गया है इसमें, एसएससी ने अभी इसको जोड़ा है। और इसका जो है पे ग्रेड आपको अलग है, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रहा हूं, क्योंकि एनसीबी जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये इसका जो पे स्केल है वो अलग है, बाकी पे स्केल से ये अलग है। क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो पे स्केल है लेवल 1 का है, 18,000 बेसिक पे का है वो। और बाकी जो है लेवल 3 का है, 21,700 बेसिक पे का बाकी सारे पोस्ट। तो ये आप अपने हिसाब से इसको फर्स्ट में भी डाल सकते हैं और इसको सेकंड में भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से पे स्केल, अगर फर्स्ट के पे स्केल से आपको नहीं मायने हैं तो आप इसको भी फर्स्ट सेकंड में डाल सकते हैं एनसीबी को। क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो आपको सबको पता है कि जो ड्रग्स वगैरह को पकड़ने के लिए काम में आता है। तो ये था आपका पोस्ट प्रिफरेंस। बाकी आप अपने चॉइस से डाल सकते हैं, आपके चॉइस कौन सी आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट में आप उसी को रखें जिसका कटअप हाई जाता है, और सबसे हाई कटअप में जाता है एसएसएफ। उसके बाद ये एनसीबी अभी फर्स्ट में जोड़ा गया है, इसका पे ग्रेड अलग है, इसलिए आप सेकंड में भी रख सकते हैं और नहीं तो बाद में भी रखते हैं। और दूसरा है सीआईएसएफ भी बहुत एक अच्छा ड्यूटी है। उसके बाद फिर आप एसएसबी को भी रख सकते हैं, सीमा सुरक्षा बल। उसके बाद एआर, असम राइफल, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स जो है उसको भी रख सकते हैं। और बाकी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भी एक अच्छा जॉब है, उसको भी रख सकते हैं। लास्ट में बीएसएफ को रखें, सीआरपीएफ को भी लास्ट फर्स्ट रखें, लास्ट के बाद रखें, क्योंकि ये सब थोड़ा हार्ड नौकरी है। बाकी
और मैं डिटेल से एक वीडियो अगला लेकर के आने वाला हूं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म भर लिए हैं और किसी कारण से आपका गलत हो गया है, आपको अभी दिमाग में ये आया कि नहीं मैंने जो भरा वो गलत हो गया, तो आपको उस फॉर्म को कैसे दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करना है उस पर मैं बात करूंगा। आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन फिर से हो जाएगा, उसको मैं अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा कि आपको कैसे दोबारे से रजिस्ट्रेशन करके और दोबारे से फॉर्म आप भर सकते हैं। और सबसे मेन खास बात, आप जो कोई फोटो इस पे लगाएं, फोटो के ऊपर डेट बहुत जरूरी है। डेट आपका 3 महीने के अंदर फोटो खींचा होना चाहिए, इससे बाद आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप डेट के ऊपर, फोटो के ऊपर डेट नहीं है तो सीधा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने ये गलत कर लिया है तो मैं अगला रजिस्ट्रेशन पे वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको अप्लाई करने से पहले मैं वो वीडियो दे दूंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें शुरू से लास्ट तक, मैं सारा स्टेप बाय स्टेप इस पर आपको बताता रहूँगा। क्योंकि मैं खुद भी एक 2018 में मैं क्वालिफाई किया था SSCGD, 2021 वाला भी मैंने क्वालिफाई किया और 18 में ज्वाइन नहीं किया था। 2021 में भी अभी ज्वाइन, देखिए अगर अच्छा मिलेगा पोस्ट तो करूंगा, नहीं तो फिर भी नहीं करूंगा। और मैं खुद एक सर्विसमैन हूं, तो आपको मैं पूरा टाइम टू टाइम ये इसके बारे में बताता रहूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।